देखिए दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे वर्धन वंश की। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसने 505 ईस्वी में वर्धन वंश की स्थापना की थी। कब? पुष्यभूति ने 505 ईस्वी में वर्धन वंश की स्थापना की। इसका अगला उत्तराधिकारी हुआ राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन का उत्तराधिकारी हुआ आदित्यवर्धन, और आदित्यवर्धन का उत्तराधिकारी हुआ आदित्यवर्धन का उत्तराधिकारी हुआ प्रभाकरवर्धन। आदित्यवर्धन का उत्तराधिकारी हुआ प्रभाकरवर्धन। प्रभाकरवर्धन जो था, यह चौथा इसका शासक हुआ था। प्रभाकरवर्धन कौन सा शासक था? ये चौथा शासक था, ये 4वां शासक था। प्रभाकरवर्धन वर्धन वंश का चौथा शासक था प्रभाकरवर्धन। इसने अपने पिता के पिता अर्थात अपने बाबा के नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा था राज्यवर्धन। इसके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। 2 पुत्र कौन कौन थे? वो थे, बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन और 1 पुत्र था हर्षवर्धन और इसकी पुत्री थी राजश्री। वर्धन वंश की राजधानी जो रही थी वह रही थी थानेश्वर, जबकि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी परिवर्तित करके कन्नौज कर ली थी। तो वर्धन वंश की राजधानी रही थी कहाँ? थानेश्वर। ये थी कुरुक्षेत्र हरियाणा। कुरुक्षेत्र निकट इसकी राजधानी थानेश्वर थी, लेकिन बाद में ये कन्नौज में परिवर्तित हर्षवर्धन द्वारा की गई थी। बड़ा पुत्र होता है राज्यवर्धन। वर्धन वंश पर हुड़ों का आक्रमण होता है। जब वर्धन वंश पर हुड़ों का आक्रमण होता है तो प्रभाकरवर्धन अपने बड़े पुत्र राज्यवर्धन को हुड़ों के आक्रमण को दबाने के लिए भेजता है। हुड़ों के आक्रमण को जिस समय दबाने के लिए भेजता है, उसी समय प्रभाकरवर्धन की बीमारी के तहत मृत्यु हो जाती है। प्रभाकरवर्धन की बीमारी के तहत मृत्यु हो जाती है और प्रभाकरवर्धन की एक पत्नी होती है यशोमती प्रभाकरवर्धन की चिता के साथ अपनी आत्महत्या कर लेती है और सती हो जाती है। ये जानकारी जब राज्यवर्धन को मिलती है तो राज्यवर्धन लौट के आता है और शासन सत्ता संभालता है। सत्ता जब संभालता होता है तो कुछ समय बाद इसकी बहन होती है राजश्री के पति होते हैं गृहवर्मा। राजश्री के पति गृहवर्मा एक कन्नौज के शासक होते हैं। तो गृहवर्मा को मालवा शासक देवगुप्त, गुजरात का क्षेत्र मालवा, गृहवर्मा को गुजरात का क्षेत्र मालवा मतलब गुजरात का मालवा शासक देवगुप्त गृहवर्मा की हत्या कर देता है और बहन राजश्री को बंदी बना लेता है। तो ये जानकारी जब मिलती है राज्यवर्धन को, तो राजश्री अपनी बहन को मुक्त कराने के लिए मालवा शासक देवगुप्त की हत्या कर देता है और अपनी बहन को मुक्त करा लेता है। लेकिन राज्यवर्धन एक अभियान के दौरान होता है, तो उस समय गौड़ शासक शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। राज्यवर्धन की जब हत्या कर देता है तो अगली वर्धन वंश की सत्ता हर्षवर्धन को ही देखनी होती है पूरी। तो हर्षवर्धन सत्ता को संभालता है और वह क्या करता है कि गौड़ शासक शशांक की हत्या हर्षवर्धन कर देता है। अब देखिए, मौखर शासक कन्नौज के जिसकी राजधानी थी, कन्नौज के शासक मौखर शासक गृहवर्मा की हत्या देवगुप्त ने की। फिर देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन ने की। फिर राज्यवर्धन की हत्या शशांक ने की। फिर शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने की। हर्षवर्धन शशांक की हत्या कर और फिर अपनी बहन का पता लगाने जाता है। तो अपनी बहन का पता दिवाकर मित्र की सहायता, एक बहुत विच होता है दिवाकर मित्र की सहायता से अपनी बहन राजश्री का पता विंध्याचल पर्वत से लगाता है। विंध्याचल पर्वत पर अपनी बहन राजश्री का पता लगाता है। तो यह अपनी बहन को बुला लाता है। पता लगाने के बाद अपनी बहन को बुला लाता है और यहाँ की गद्दी पर बैठालता है। तो फिर अपनी भी राजधानी हर्षवर्धन कन्नौज की गद्दी पर अपनी बहन को बैठाल देता है और अपनी भी राजधानी थानेश्वर कुरुक्षेत्र से परिवर्तित कर अपनी भी राजधानी कन्नौज रख लेता है। अपनी राजधानी जब कन्नौज रख लेता है तो ये कन्नौज में एक धर्म सम्मेलन का आयोजन करता है। इसमें 18 राजाओं की उपस्थित होती है। 18 राजाएं अपने सामंत ब्राह्मण सैनिकों के सहित यहाँ पर उपस्थित होते हैं।
इस जो ये धर्म सम्मेलन होता है उसकी अध्यक्षता यहाँ पर एक विदेशी चीनी यात्री आया होता है जिसका नाम होता हुएनसांग, अध्यक्षता हुएनसांग करता है। हर्षवर्धन ने कन्नौज में एक धर्म सम्मेलन बुलाया था जिससे जहाँ कई राजा हैं, जैसे 18 राजा यहाँ पे आके उपस्थित हुए थे और इस धर्म सम्मेलन की जो अध्यक्षता करी थी वह हुएनसांग ने की थी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष एक आयोजन किया करता था। 5वें वर्ष एक आयोजन करता था। उस आयोजन का नाम था महामोक्ष परिषद। ये किया करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन ने शासक बनने के बाद एक धर्म सम्मेलन बुलाया था जो कन्नौज में बुलाया था। इसमें लगभग 18 राजा अपने सामंत, सैनिक और ब्राह्मणों के साथ उपस्थित होते हैं। ये अब प्रत्येक 5वें वर्ष ये महामोक्ष परिषद का आयोजन कराया करता था। ये कराया करता था इलाहाबाद प्रयाग में, प्रत्येक 5 वर्ष कराया करता था। जब महामोक्ष परिषद का जब आयोजन कराया करता था इसमें हर्षवर्धन खूब दान किया करता था, सेवा भाव रखता था मानवों के प्रति। ये हीरे मोती जवाहरात कीमती वस्तुएं भी दान किया करता था। छठवें महामोक्ष परिषद में फिर हुएनसांग आया था जो स्वयं शामिल हुआ था। तो हुएनसांग महामोक्ष परिषद में 6वें में शामिल हुआ था। हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन कराया। हर्षवर्धन की पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक थी। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी को पार करना चाहा और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। नर्मदा नदी के पार जो शासन था वह था चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय था। तो जब ये अपनी नर्मदा नदी को पार करना चाहता है तो इसका पुलिकेशन द्वितीय से संघर्ष होता है। तो चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित कर देता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था। हर्षवर्धन को पराजित पुलिकेशन द्वितीय ने किया था। पुलिकेशन द्वितीय को हर्षवर्धन पराजित करता है तो अर्थात इसकी पश्चिमी सीमा नर्मदा नदी तक ही सीमित रहती है। इसके दौरान में एक प्रसिद्ध विद्वान निवास करता होता है जिसका नाम होता बाणभट्ट। बाणभट्ट का जो जन्म हुआ था वह बाणभट्ट का जन्म जो हुआ था महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हुआ था। बाणभट्ट ये प्रसिद्ध कवि भी था और ये प्रसिद्ध कवि था। बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तकें थीं कादम्बरी। हर्षचरित और पार्वती परिणय। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसकी चर्चित पुस्तकें 3 हैं, हर्षचरित, कादम्बरी और पार्वती परिणय। अच्छा, हर्षवर्धन स्वयं में भी कवि माना जाता था। इसने कुछ पुस्तकें की रचना कराई। वह पुस्तकें थीं रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन द्वारा रचित पुस्तकें प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद। हर्षवर्धन को ग्रंथों में शिलादित्य के नाम से भी जाना गया। जबकि हर्षवर्धन ने स्वयं में मगध राज की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन को ग्रंथों में शिलादित्य के नाम से भी जाना गया जबकि हर्षवर्धन ने स्वयं मगध राज की उपाधि धारण की। हर्षवर्धन के समय कृषि टैक्स कुछ प्रमुख थे जैसे थे हिरण्य और बलि।